आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है, उनकी ये बात याद आ जाती है और आज के हालात देखकर लगता है कि वो शायद सही थे। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, भले ही हम रोज इसके बारे में ना सोचते हो। ये विषय है दुनिया में फिर से बढ़ता परमाणु हथियारों का खतरा। पिछले 30 सालों से ऐसा लग रहा था कि दुनिया इस खतरे से आगे निकल आई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है मानो किसी ने वक्त का पहिया उल्टा घुमा दिया है। आज की हमारी ये पूरी बातचीत ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में छपे एक बहुत ही ज़रूरी लेख पर आधारित है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है और इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ रूस, यूक्रेन या इजराइल, गाजा जैसे संघर्षों की बात नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी तस्वीर है। दशकों की मेहनत से जो एक सुरक्षा का ढांचा बना था, जो संधियां थीं, जो नियम कानून थे, वो एक एक करके बिखर रहे हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये ढांचा क्यों टूट रहा है और इस नई बिना नियमों वाली दुनिया का मतलब क्या है। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को सुलझाना शुरू करते हैं और शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से आजकल ज्यादातर खबरें शुरू होती हैं, रूस से। यूक्रेन युद्ध के बाद से राष्ट्रपति पुतिन बार बार परमाणु हथियारों की धमकी दे रहे हैं। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है। हाल ही में उन्होंने 2 बहुत ही खतरनाक हथियारों के सफल परीक्षण का ऐलान भी किया है। एक है ब्यूरेस्टनिक मिसाइल जो परमाणु ऊर्जा से चलती है और दूसरा है पोसाइडन, एक अंडर वाटर ड्रोन जो परमाणु हथियार ले जा सकता है। और ये एक आप कह सकते हैं एक्शन रिएक्शन का खेल है। जैसे ही रूस कोई कदम उठाता है, अमेरिका की तरफ से भी प्रतिक्रिया आती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उनका देश भी वो परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने पर गंभीरता से सोच रहा है। अच्छा। अगर ऐसा होता है तो ये उस रोक को खत्म कर देगा जो पिछले 30 साल से ज्यादा वक्त से चली आ रही है। और पुतिन ने भी तुरंत जवाब दिया कि अगर अमेरिका टेस्ट करेगा तो रूस भी करेगा। एक तरह से दोनों देश कह रहे हैं, तुम करो तो हम भी करेंगे। यहीं पे मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। जब हम परमाणु परीक्षण या न्यूक्लियर टेस्ट सुनते हैं तो हमें फिल्मों वाले वो बड़े बड़े मशरूम क्लाउड याद आते हैं। क्या इसका मतलब हमेशा यही होता है या इसके और भी मतलब हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि असलियत फिल्मों से कहीं ज्यादा जटिल है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके कम से कम 4 अलग अलग मतलब हो सकते हैं। पहला तो वही है जो आप कह रही हैं, विस्फोटक परीक्षण। इसमें असल में एक परमाणु धमाका होता है और इसकी तरंगों को दुनिया भर में लगे सिस्मिक स्टेशंस आसानी से पकड़ लेते हैं। ये वही टेस्ट हैं जिन पर दुनिया भर में रोक लगाने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये तो समझ आया। बाकी के 3 क्या है? दूसरा है सुपर क्रिटिकल परीक्षण, सुपर क्रिटिकल टेस्ट। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन इसमें एक सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन होता है, पर जरूरी नहीं कि इससे कोई सिस्मिक सिग्नल पैदा हो। ये बहुत ही चोरी छिपे किया जा सकता है और यही चिंता की बात है। अमेरिका का आरोप है कि रूस और चीन शायद ऐसे ही गुप्त परीक्षण कर रहे हैं जो CTBT यानी कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की आत्मा का उल्लंघन है। 1 मिनट, मतलब ऐसे टेस्ट हो सकते हैं जिनके बारे में दुनिया को पता भी ना चले? ये तो बहुत डरावनी बात है। ये तो एक बहुत बड़ा लूप होल लगता है। बिल्कुल। और ये हमें तीसरे काइप पर लाता है, सब क्रिटिकल परीक्षण या सब क्रिटिकल टेस्ट। ये नियमित रूप से किए जाते हैं ताकि हथियारों के जखीरे की विश्वसनीयता जांची जा सके। इसमें कोई चेन रिएक्शन नहीं होता, इसलिए इसे संधि का उल्लंघन नहीं माना जाता। अमेरिका अपनी नेशनल इग्निशन फैसिलिटी में लेजर और सुपर कंप्यूटर की मदद से ऐसे टेस्ट करता रहता है। और चौथा और आखिरी है डिलीवरी सिस्टम का परीक्षण, यानी आप असल में बम नहीं फोड़ रहे, बल्कि उस मिसाइल या ड्रोन को टेस्ट कर रहे हैं जो बम को लेकर जाएगा। जैसे रूस ने ब्यूरेस्टनिक और पोसाइडन के साथ किया। एकदम सही। और आपने CTBT संधि का जिक्र किया, उसकी आज क्या हालत है? वो लागू क्यों नहीं हो पा रही? CTBT की कहानी बड़ी अजीब है। ये एक तरह की ज़ॉम्बी संधि है। देखिए, 187 देशों ने इस पर दस्तखत किए हैं। 178 ने इसे अपने आप पास भी कर दिया है, लेकिन ये आज तक लागू नहीं हुई है। क्यों? वजह यह है कि इसे लागू होने के लिए 44 खास देशों की मंजूरी चाहिए, और उनमें से भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देशों ने इस पर या तो दस्तखत नहीं किए हैं या मंजूरी नहीं दी है। और हाल ही में रूस ने भी अपनी मंजूरी वापस ले ली है। तो ये संधि कागज पर तो है, पर असल में बेअसर है। तो एक तरफ पुराने खिलाड़ी रूस और अमेरिका,
फिर से अपने पुराने शीत युद्ध वाले खेल में लग गए हैं। लेकिन इस बार कहानी में एक नया और बहुत बड़ा किरदार भी है, जिसकी वजह से सारे पुराने समीकरण बदल गए हैं, और वो है चीन। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असली भूचाल तो चीन की वजह से आया है। रूस और अमेरिका की खींचतान तो दुनिया दशकों से देख रही है, लेकिन चीन जो कर रहा है वो पूरी तरह से गेम को बदल रहा है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। सिर्फ 2020 के बाद से चीन ने अपने परमाणु हथियारों का जखीरा 2 गुना से भी ज्यादा कर लिया है। आज उनके पास लगभग 600 वॉरहेड हैं और अनुमान है कि वो हर साल करीब 100 नए वॉरहेड बना रहे हैं। 100 वॉरहेड हर साल, ये तो बहुत ही तेज रफ्तार है। और सिर्फ वॉरहेड ही नहीं, उन्हें लॉन्च करने की क्षमता भी तो बड़ी होगी। हमारे सूत्र बताते हैं कि चीन ने 350 नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM साइलो बना लिए हैं। ये मिसाइलों को रखने के लिए जमीन के अंदर बने ठिकाने होते हैं। 350, ये संख्या तो लगभग उतनी है जितनी अमेरिका के पास है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन आधिकारिक तौर पर इन सब बातों को मानता नहीं है। वो बस ये कहता है कि उसे एक सामरिक संतुलन यानी स्ट्रेटेजिक काउंटर बैलेंस बनाने की जरूरत है। लेकिन इसका असर सीधा अमेरिका की रणनीति पर पड़ रहा है। अब तक अमेरिका का पूरा परमाणु सिद्धांत एक 2 खिलाड़ियों वाला खेल था, अमेरिका बनाम रूस। लेकिन अब उन्हें एक साथ 2 ताकतवर विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है, रूस और चीन। ये तो ऐसा हो गया जैसे आप किसी एक खिलाड़ी के साथ शतरंज खेल रहे हो और अचानक एक तीसरा खिलाड़ी भी बोर्ड पर आ जाए और आपको ये भी नहीं पता कि वो किसके साथ है। अमेरिका की तो पूरी स्ट्रैटेजी ही बेकार हो गई होगी। आपने एकदम सही एनालॉजी दी है। ये अमेरिकी योजनाकारों के लिए एक बिल्कुल नई और बेहद मुश्किल चुनौती है। उनकी पुरानी सारी किताबें, सारी रणनीतियां अब किसी काम की नहीं हैं और इसी वजह से अमेरिका के अंदर भी बदलाव की मांग उठ रही है। 2023 में अमेरिका की कांग्रेशनल कमीशन ने साफ-साफ सिफारिश की कि चीन के विस्तार को देखते हुए अमेरिका को भी अपना परमाणु जखीरा बढ़ाना चाहिए। तो ये एक नई हथियारों की दौड़ की शुरुआत है, जिसमें अब 3 खिलाड़ी हैं। और चीन किसी भी तरह की बातचीत में शामिल होने को तैयार नहीं है। रूस और अमेरिका के बीच तो फिर भी न्यू स्टार्ट जैसी संधियां थीं, जो हथियारों की संख्या को सीमित रखती थीं, भले ही वो अब खत्म होने वाली हैं। चीन का क्या कहना है? चीन का तर्क सीधा है। वो कहता है कि उसके हथियार अमेरिका और रूस के मुकाबले बहुत कम हैं। इसलिए जब तक वो उनके स्तर पर नहीं पहुंच जाता, तब तक किसी भी तरह की हथियार नियंत्रण वार्ता में शामिल होना अनुचित और अव्यवहारिक है। वो पहले बराबरी करेगा, फिर बात करेगा। तो ये तनाव सिर्फ इन 3 बड़ी ताकतों तक ही सीमित नहीं होगा, इसकी लहरें तो पूरी दुनिया में महसूस की जा रही होंगी, खासकर अमेरिका के सहयोगी देशों में। बिल्कुल। दक्षिण कोरिया, जापान, यहाँ तक कि जर्मनी जैसे देश भी चिंता में हैं। उन्हें डर है कि क्या भविष्य में अमेरिका उनकी सुरक्षा की गारंटी दे पाएगा जब वो खुद 2 मोर्चों पर घिरा हुआ है। और सबके सामने यूक्रेन का उदाहरण है। 1994 में यूक्रेन ने सुरक्षा की गारंटी के बदले अपने सारे परमाणु हथियार छोड़ दिए थे। ये गारंटी अमेरिका और रूस जैसी ताकतों ने ही दी थी। आज हम देख रहे हैं कि उन गारंटियों का क्या हुआ। ये तो दूसरे देशों के लिए एक बहुत कड़वा सबक है। क्या यूक्रेन की हालत देखकर दूसरे देश अपने परमाणु कार्यक्रम बनाने के लिए उकसाए नहीं जाएंगे? ये तो परमाणु अप्रसार यानी नॉन प्रोलिफरेशन के पूरे सिद्धांत के लिए ही खतरा है। यही सबसे बड़ा डर है। और जब हम इस डर की बात करते हैं तो हमें अपने पड़ोस में भी देखना होगा। भारत के लिए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा और चिंताजनक बदलाव हुआ है। हाँ, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में हाल ही में 27वां संवैधानिक संशोधन पास हुआ है। इसका क्या असर हुआ है? इसका असर बहुत गहरा है और भारत के लिए सीधे तौर पर मायने रखता है। इस संशोधन के बाद पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का पूरा कंट्रोल अब सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथ में आ गया है। पहले ये कंट्रोल एक सिविलियन बॉडी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी NCA के पास था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। एक मिनट, क्या आप ये कह रहे हैं कि अब परमाणु बटन का फैसला एक चुनी हुई सरकार के हाथ से निकलकर एक अकेले गैर निर्वाचित सैन्य अधिकारी के हाथ में चला गया है? ये तो बहुत ही अस्थिर करने वाली बात है। बिल्कुल यही मतलब है। अब NCA की जगह एक नई संस्था नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड ने ले ली है। और आसिम मुनीर सिर्फ सेना प्रमुख ही नहीं हैं, बल्कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF की नई बनाई गई भूमिका में भी हैं, जो उन्हें बाकी सेना प्रमुखों से ऊपर रखती हैं। वही इस नई कमांड के कमांडर की सिफारिश करेंगे। संक्षेप में कहें तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल का आखिरी फैसला अब एक व्यक्ति के हाथ में है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, खासकर ये देखते हुए कि पाकिस्तान की परमाणु नीति भारत केंद्रित है और वो पहले इस्तेमाल यानी फर्स्ट यूज के सिद्धांत को भी मानता है। वो खुलेआम कहते हैं कि भारत के साथ किसी भी पारंपरिक युद्ध में वो किसी भी स्तर पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस नए कमांड स्ट्रक्चर के साथ तो स्थिति और भी अप्रत्याशित और खतरनाक हो जाती है। और अगर हम इन सभी घटनाओं को रूस का आक्रामक रुख, चीन का विस्तार, पाकिस्तान में बदलाव को एक साथ जोड़कर देखें तो समस्या की जड़ एक ही जगह दिखती है, हथियार नियंत्रण संधियों का एक एक करके खत्म हो जाना। शीत युद्ध के दौरान और उसके बाद इन संधियों ने एक तरह का सेफ्टी नेट बनाया था। ये नियम थे, संवाद के रास्ते थे जिनसे गलतफहमियों को दूर किया जा सकता था। अब वो पूरा का पूरा सेफ्टी नेट उधड़ चुका है। क्या हम कुछ मुख्य संधियों पर नजर डाल सकते हैं जो अब या तो खत्म हो चुकी हैं या बेअसर हैं, ताकि हमारे श्रोताओं को अंदाजा हो कि हम कितने बड़े शून्य में आ गए हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि दुनिया के न्यूक्लियर सेफ्टी सिस्टम का एक रूल बुक था। उस रूल बुक में एक नियम था, INF संधि। ये यूरोप में मध्यम दूरी की मिसाइलों पर रोक लगाती थी। वो पन्ना फाड़ दिया गया है। एक नियम था CFE संधि। ये यूरोप में पारंपरिक सेनाओं को सीमित करता था। वो पन्ना भी अब नहीं है। एक नियम था ओपन स्काईज संधि, जो एक दूसरे के देश पर निगरानी उड़ानों की इजाजत देता था ताकि कोई कुछ छिपा न सके। उस नियम को भी अमेरिका और रूस दोनों ने मानने से इनकार कर दिया है। अच्छा। एक और बहुत जरूरी नियम था ABM संधि, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सीमित करता था। वो तो 2002 में ही खत्म हो गया था। और सबसे बड़ा नियम न्यू स्टार्ट संधि, जो अमेरिका और रूस के सबसे खतरनाक हथियारों को सीमित करता है, वो भी फरवरी 2026 में खत्म हो जाएगा और रूस पहले ही उसे सस्पेंड कर चुका है। तो मतलब रूल बुक अब पूरी तरह से खाली है। कोई नियम नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं। ये तो एक अंधेरे कमरे में 3 लोगों को बंदूक देकर छोड़ने जैसा है। क्या भविष्य में किसी नई बातचीत की कोई उम्मीद है? उम्मीद बहुत कम है। रूस कहता है कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन गेंद अमेरिका के पाले में है। यानी वो चाहता है कि अमेरिका पहल करे। लेकिन असली दीवार चीन है। चीन ने साफ मना कर दिया है। उनके प्रवक्ता माओ निंग का बयान है कि चीन के परमाणु बल अमेरिका और रूस के पैमाने पर नहीं है, इसलिए उसे इस बातचीत में शामिल होने के लिए कहना अनुचित, अव्यवहारिक और अव्यावहारिक है। तो आज की चर्चा का सार यही है कि दुनिया एक नए और ज्यादा खतरनाक परमाणु युग में दाखिल हो रही है। इसकी पहचान है 3 महाशक्तियों की होड़, चीन का जबरदस्त विस्तार और नियमों और संधियों का पूरी तरह से खत्म हो जाना। दशकों की मेहनत से जो सुरक्षा का महल बनाया गया था, वो हमारी आंखों के सामने ढह रहा है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस पे वो सोच सकते हैं। अब तक दुनिया में परमाणु शांति एक अजीब से डर पर टिकी थी, जिसे कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी पारस्पर सुनिश्चित विनाश। इसका सिद्धांत ये था कि कोई भी देश हमला शुरू नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि जवाबी हमले में वो खुद भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। एक तरह का गतिरोध, जहां हमला करना आत्महत्या करने जैसा है। एकदम सही। लेकिन अब अमेरिका के गोल्डन डोम जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के प्रस्ताव से ये तर्क भी कमजोर पड़ रहा है। ये एक ऐसी अभेद्य ढाल बनाने की कोशिश है जो आने वाली मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही नष्ट कर दें। और यहीं पर सोचने वाली बात है, क्या एक परफेक्ट अभेद्य ढाल बनाने की ये कोशिश आपके दुश्मनों को उस ढाल को भेदने के लिए और भी ज्यादा खतरनाक और नए हथियार, जिसे रूस के पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन बनाने के लिए नहीं उकसाएगी? क्या सुरक्षा की ये तलाश असल में एक ऐसी नई और अनियंत्रित हथियारों की दौड़ को जन्म दे सकती है, जहां आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के हथियारों का कोई अंत ही न हो? इस बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा जानकारी भरी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई सवाल या विचार हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम मिलेंगे अगली बार एक और गहरे विश्लेषण के साथ।